हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो किसी फिक्स्ड एसेट्स को बार बार यूज करने से जो भी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है उस कमी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो बातें इंपॉर्टेंट है आप उसको अलग से नोट डाउन करते जाइएगा। यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन इज अंडरस्टूड एज एन एनुअल अलाउंस दैट प्रोवाइड्स फॉर द वियर एंड टियर, डिटीरियोरेशन और obsolescence of certain assets. It is useful to allocate a certain fixed amount towards depreciation when the assets become outdated or it loses its usefulness, so that it can be easily replaced and the organization can easily track the degree of depletion of the asset. The assets that are required to depreciated are generally used in the regular conduct of the business। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि द एसेट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डेप्रिशिएटेड, तो कुछ ऐसी एसेट्स जिसको डेप्रिशिएट करना जरूरी है, मतलब आवश्यक है, जरूरी है, रिक्वायर्ड, जिसमें डेप्रिशिएशन लगाने की रिक्वायरमेंट है, वो जनरली बिजनेस में रेगुलर यूज होने वाली एसेट होती है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर। यहाँ पे बताया गया है द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, दो वैल्यू होती है इन फिक्स्ड एसेट्स की, वो डिक्रीज होती है ड्यू टू देयर कंटिन्यू यूज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम फिक्स्ड एसेट को कॉन्टिन्यूसली यूज करते जाएंगे और उसकी वैल्यू में जो है वो डिक्रीज आता जाएगा, या जैसे या फिर जो टाइम लैप्स की वजह से भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में क्या हो सकता है, कमी आ सकती है। तो इस कमी को ही हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। सो मैनी टाइप्स ऑफ टेंजिबल एसेट्स, देखिए बहुत सारी टेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल्स, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स। इन ये सारे के सारे डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, मतलब इन पे डेप्रिशिएशन लगाई जा सकती है। बट लैंड एक ऐसा फिक्स्ड एसेट है जिस पे डेप्रिशिएशन को नहीं लगाया जाता, जिसकी वैल्यू जो है वो डाउन नहीं होती, उसकी वैल्यू बढ़ती है। ये सब जानते हैं कि जो लैंड की वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है, उस पर डेप्रिशिएशन नहीं लगाई जा सकती, वो डेप्रिशिएबल नहीं होती। बाकी की जो ये एसेट्स के नाम लिखे हैं इनको हम रेगुलरली यूज करते हैं और इनके ऊपर हम डेप्रिशिएशन लगाते हैं, क्योंकि कंटिन्यू यूज की वजह से या फिर टाइम लैप्स की वजह से इनकी वैल्यू में डिक्रीज आ जाता है, तो इसलिए इनको डेप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस भी दी गई हैं। मैं आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे बता देता हूँ आर एन कार्टर की, बाकी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ लिखा है डेप्रिशिएशन इज द ग्रेजुअल and permanent decrease in the value of an asset from any cause। डेप्रिसिएशन एक परमानेंट डिक्रीज है जो कि किसी एसेट की वैल्यू में आ सकता है, और वो किसकी वजह से, किसी भी कॉज की वजह से, जैसे कि हमने उसको रेगुलरली यूज किया, या टाइम लैप्स की वजह से, या फिर एसेट डैमेज हो जाता है तो भी एसेट की वैल्यू में जो है वो कमी आ जाती है, उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। यहाँ लिखा गया है डेप्रिसिएशन इज अ कांस्टेंट डिक्लाइन in the value of an asset due to regular wear and tear in day-to-day operations, for which an organization makes a standard provision based on the assessment of various factors। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि डेप्रिसिएशन एक कांस्टेंट डिक्लाइन है, एक कांस्टेंट कमी है जो कि किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में आ सकती है। रेगुलरली उसको यूज किया हमने डे टू डे अपने ऑपरेशंस में, डे टू डे की बिजनेस की एक्टिविटीज में, और जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक स्टैंडर्ड प्रोविजंस को बनाती है, तैयार करती है, और वो स्टैंडर्ड प्रोविजंस कुछ वेरियस फैक्टर्स की असेसमेंट पे बेस्ड होता है। तो यहाँ लिखा गया है विच
an organization makes a standard provision based on assessment of various factors फॉर कंफर्टेबल रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। तो ये जो प्रोविजन होता है ये एसेट्स की रिप्लेसमेंट के लिए जो है बनाया जाता है तब एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो जब उसकी मतलब लाइफ खत्म हो जाएगी किसी मशीनरी की तो हम क्या करेंगे, उस मशीनरी को, उस फिक्स्ड एसेट को हम रिप्लेस कर देंगे। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एसेट्स को बार बार यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती है और उस कमी को हम डेप्रिसिएशन जो है वो कहते हैं। यहाँ पे बोला गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलोइंग टर्म्स डिमांड अ गुड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है ऑब्सोलेंसिस। तो ऑब्सोलेंसिस क्या है, इसको हम ऑब्सोलीट भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है आउटडेटेड। समटाइम्स देयर आर ओल्ड मशीन्स और एसेट्स दो इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर। देखिए कुछ ऐसी एसेट्स होंगी, पुरानी एसेट्स या पुरानी मशीनरी जो कि प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में होगी, दैट नॉट फुली एग्जॉस्टेड, जिसका हमने पूरे तरीके से अभी यूज नहीं किया होगा, उसको फुली एग्जॉस्ट नहीं किया होगा, बट मोर सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न मशीन और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी में कम इन द मार्केट। पर वो क्या हो जाती है, वो सोफिस्टिकेट हो जाती है। किस वजह से, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, नई मशीनें मार्केट में आ रही है, तो वो जो पुरानी मशीन होगी वो क्या हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी। मतलब वो मतलब वो फैशन से, जैसे हम बोल सकते हैं, बाहर हो जाएगी, यूज से, मतलब वो पुरानी हो जाएगी। सो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, इसलिए बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और जो कम्पिटेटिव मार्केट में हमारा जो बिजनेस है वो सरवाइव कर सके, इसलिए हम अपनी ओल्ड मशीन को रिप्लेस कर देंगे न्यू मशीन से, है ना। सो विच इज टर्म एज अ ऑब्सोलेंसिस ऑफ ओल्ड मशीनरी। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेंसिस ऑफ ओल्ड मशीनरी। वैसे ऑब्सोलेंसिस को ऑब्सोलीट भी बोलते हैं और इसका मतलब होता है आउटडेटेड। मतलब जब कोई मशीन पुरानी हो जाएगी तो बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी ओल्ड मशीनरी को नई मशीनरी से रिप्लेस कर देंगे। और इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंसिस ऑफ ओल्ड मशीनरी। उसके बाद नेक्स्ट है डिप्लीशन। तो ये जो वर्ड होता है डिप्लीशन, ये किसके लिए यूज होता है, दिस टर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ माइंस ऑयल्स वेल्स। जैसे जो तेल के कुएं हैं, जो माइंस हैं, उनकी वैल्यू में जब कमी आ जाती है तो उसको हम डिप्लीशन वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं। ड्यू टू देयर यूज, जैसे कि हम तेल के कुएं का इस्तेमाल करेंगे, माइंस का यूज करेंगे, तो उनमें कमी आ जाएगी और उस कमी को हम बोलेंगे डिप्लीशन। व्हेन मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस, जैसे मिनरल्स को, खनिज पदार्थों को माइंस से अलग किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सो देयर मिनरल वैल्यू गेट्स एग्जॉस्टेड। तो मिनरल वैल्यू जो होती है माइंस की वो एग्जॉस्ट हो जाती है। सो सच ग्रेजुअल एग्जॉस्शन ऑफ एसेट इज कॉल्ड डिप्लीशन। तो आई होप आपको डिप्लीशन वर्ड जो है वो समझ में आ गया होगा। और ये जो वर्ड होता है ये इन माइंस ऑयल वेल्स के लिए यूज होता है जब इनकी वैल्यू में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन क्या होता है, समटाइम्स इनटेंजिबल एसेट्स। देखिए इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट्स एटसेट्रा are written off gradually from the profit and loss account or statement of profit and loss account. So this process is called amortization. तो जैसे कि ट्रेडमार्क्स, गुडविल, पेटेंट्स, इनकी वैल्यू में जैसे कमी आ जाती है या हम इनको राइट ऑफ करते हैं, हम इनको राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इन केस ऑफ कंपनी, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं amortization. सो तो अमाउंटाइजेशन जो वर्ड होता है आपका, वो इंटेंजिबल एसेट के लिए यूज होता है, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, पेटेंट्स। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फ्लक्चुएशन। फिक्स्ड एसेट्स सच एज मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर एटसेट्रा आर परचेज्ड फॉर यूज इन द बिजनेस। सो जैसे कि जो मशीनरी होती है, बिल्डिंग होती है, लैंड होता है, फर्नीचर होता है, उसको हम परचेज करते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, सेल करने के लिए हम उसको यूज मतलब नहीं खरीदते हैं। सो फ्लक्चुएशन इन देयर मार्केट वैल्यू, तो उनकी मार्केट वैल्यू में जब फ्लक्चुएशन आएगा
सो इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसको हम बुक्स में नहीं दिखाएंगे। बोलने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अ, आज का जो ईयर चल रहा है वो है 2023। तो 2023 में मैंने कोई मशीनरी जो है वो 50,000 रुपए की परचेज की है। तो 2028 में अब इस मशीनरी की वैल्यू जो है वो जैसे 70,000 70,000 रुपीज हो जाती है। तो इस 70,000 को मैं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जो उसकी मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएशन आ रही होगी। सो दीज एसेट्स, जो मशीनरी मैंने 2023 में परचेज की है उसको मैंने अगर 2028 की बैलेंस शीट में शो करना होगा, तो मुझे उसकी कॉस्ट यानी कि मुझे उसके कॉस्ट प्राइस से डेप्रिसिएशन को लेस करके दिखाना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी एसेट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन आता है, उसकी मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएशन आता है, तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। हम जो एसेट होती है उसको उसकी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करके जो है वो एसेट को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। सो ये होता है फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन जो होता है वो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में आता है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? सो कांस्टेंट एंड परमानेंट डिक्रीज, ये मैंने आपको बता दिया है कि डेप्रिसिएशन इज द रेगुलर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू कांस्टेंट वियर एंड टियर ड्यूरिंग डे टू डे वर्क ऑपरेशंस। देखिए, तो डे टू डे वर्क ऑपरेशंस, दिन प्रतिदिन के काम में हमने अपने एसेट्स को यूज किया और रेगुलर यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है, तो उसको डेप्रिसिएशन हम कहते हैं। सो सच अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज परमानेंट, है ना, और ये जो कमी है ये परमानेंट नेचर की है और इसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे कि कोई मशीन मैंने 50,000 रुपए की खरीदी है, 50,000 रुपीज की मैंने कोई मशीनरी ली है, तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो मैं 5 साल के बाद उसकी वैल्यू को 50,000 नहीं बना सकता हूँ फिर से, क्योंकि उसकी वैल्यू में जो है परमानेंट डिक्रीज आएगा और उस वैल्यू को 50,000 को फिर से हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे उसकी ओरिजिनल वैल्यू को। मतलब 5 साल के बाद उसकी वैल्यू डाउन होगी, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 50,000 नहीं रहेगी। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक जैसे आपने कोई फोन खरीदा है, तो फोन की वैल्यू जो है वो 5 साल के बाद डिक्रीज हो जाएगी, वो ओरिजिनल वैल्यू उसकी नहीं रहेगी। आप जो है उस वैल्यू को रिस्टोर भी नहीं कर पाएंगे ओरिजिनल वैल्यू को। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस यूज। तो डेप्रिसिएशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चलती रहती है। डेप्रिसिएशन एक ऐसी प्रोसेस है ड्यूरिंग द इफेक्टिव यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो एसेट की जितनी यूजफुल लाइफ है तब तक हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे, आइदर ड्यू टू रेगुलर वियर और टीयर और ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ लाइफ। मतलब जब तक उसका एक्सपायरी पीरियड नहीं आया है तब तक डेप्रिसिएशन एसेट्स पे लगाई जाएगी। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये मतलब एक बार डेप्रिसिएशन लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि उस पर डेप्रिसिएशन मशीनरी पे फिर से नहीं लगाई जाएगी, ये हर साल हमको डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जब तक कि उसकी एक्सपायरी लाइफ नहीं आ जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है। देखिए, डेप्रिसिएशन कोई लॉस नहीं होता है, ये एक एक्सपेंस माना जाता है डेप्रिसिएशन, और ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। मतलब इसके लिए हमने कोई खर्चा नहीं किया है डेप्रिसिएशन को मतलब चार्ज करने के लिए। सो सिंस इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आउटफ्लो कैश, जैसे कि मैंने किसी को पेमेंट किया 50,000 का, तो वैसे ही डेप्रिसिएशन अगर मैंने चार्ज करनी होगी तो उसके लिए मुझे कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। तो बिजनेस से कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा है कैश का, इसलिए ये नॉन कैश एक्सपेंस है। नेक्स्ट है एलोकेट्स, कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। Depreciation is the process of allocating the book value of an asset over its useful life. Depreciation is the process of allocating the book value. So depreciation क्या है? Depreciation एक प्रोसेस है
प्रोसेस किसका प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। जो एसेट होती है उसकी वैल्यू को एलोकेट करने का, उसकी बुक वैल्यू को एलोकेट करने का, उसकी बुक वैल्यू को डिवाइड करने का ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो ये वाला जो स्टूडेंट्स, ये जो फीचर है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही ये बात समझ में आ जाएगी। सो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 50,000 की हमारी मशीनरी है और मैं अगर इस पे 10 साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाना चाहता हूँ, जैसे 10 ईयर से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो एक साल की जो डेप्रिसिएशन है वो 5,000 हो गई। तो यानी कि मैंने पूरी 50,000 की जो मेरी बुक वैल्यू थी उसको मैंने 10 साल में डिवाइड किया और हर साल मैं 5,000 डेप्रिसिएशन लगाता जाऊंगा हर बार, जब तक कि उसका एक्सपायरी पीरियड नहीं आ जाता, उसकी जीरो वैल्यू नहीं हो जाती है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन की वजह से जो एसेट की बुक वैल्यू होती है वो एलोकेट हो जाती है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट over its useful life. So it thus signifies a decrease in its book value. So this has no bearing on the market value of the asset. So depreciation की वजह से मतलब depreciation की वजह से एसेट की जो बुक वैल्यू होती है वो एलोकेट हो जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसकी वजह से एसेट की बुक वैल्यू में कमी आती है। उसके बाद नेक्स्ट है concern only tangible fixed asset। देखिए, depreciation is only provided on tangible fixed assets। जो tangible fixed assets होती हैं उनके ऊपर ही depreciation को लगाया जाता है। so except land and wasting assets जैसे कि माइंस एंड ऑयल्स वेल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है, इसलिए आप इस बुक्स की जो थ्योरी है उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन में जो है यहीं से सॉरी पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं फाइनल एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन जो है इसी बुक से डाले जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो डेप्रिसिएशन लगाई जाती है वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जैसे कि लैंड, जैसे कि बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, ये टेंजिबल एसेट्स हैं, इन पे डेप्रिसिएशन लगाई जाती है। इसके अलावा जो हमारी लैंड होती है उस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाई जाती। और वेस्टिंग एसेट जैसे कि माइंस, ऑयल वेल्स, मैंने आपको अभी बताया इसके लिए डिप्लीशन वर्ड का यूज होता है, इसके लिए भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती है वेस्टिंग एसेट्स पर भी। सो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ लिखा गया है फॉलोइंग फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। देखिए डेप्रिसिएशन को क्यों लगाया जा रहा है, क्या कारण है डेप्रिसिएशन के। सो यहाँ पे लिखा गया है कांस्टेंट यूज। So due to constant use, the efficiency of assets decrease. So hence their value also decreases। देखिए assets को constantly यूज करने की वजह से उसकी जो efficiency है वो कम हो जाती है। so इसलिए उसकी वैल्यू में भी कमी आ जाती है एसेट की वैल्यू में। so more the quantum of use of an asset such as machinery, furniture, more will be decline in their values and these assets become old। देखिए तो जितना ज्यादा हम एसेट का यूज करते जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी और वो जो एसेट है वो पुरानी हो जाएगी। सो कांस्टेंट यूज की वजह से डेप्रिसिएशन लगाई जाती है। नेक्स्ट है ऑब्सोलेंसिस। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है इन द मॉडर्न एज ड्यू टू न्यू इनोवेशंस, न्यू इन्वेंशंस, न्यू मशीन्स एंड टूल्स विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी कम इन द मार्केट। देखिए आजकल आपको पता है मॉडर्न एज है, नया जमाना है और नए नए इन्वेंशंस, नई नई खोजें हो रही हैं, नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई मशीन्स टूल्स जो है मार्केट में आ रहे हैं। तो मतलब नई नई टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, आपको पता है। तो व्हेन न्यू मशीन्स रिप्लेस द ओल्ड मशीन, जब नई मशीनें ओल्ड मशीनों को रिप्लेस कर देती हैं, देन द वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन दिख, तो जो हमारी पुरानी मशीनें होंगी उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, उनकी वैल्यू में कमी आ जाएगी, वो डिक्लाइन हो जाएगी। सो इसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन को लगाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपायरी ऑफ टाइम और एफ्लक्स ऑफ टाइम। So some assets have a definite life span।
सो कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिनका डिफाइंड पीरियड होता है, सो देयर वैल्यूज डिक्रीज विद पासेज ऑफ टाइम। तो उनकी जो वैल्यू होती है जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है उनकी वैल्यू में कमी आती जाती है। इवन दो दे मे नॉट बी यूज, चाहे हम उनकी वैल्यू मतलब चाहे हम मशीनरी को यूज नहीं भी करेंगे तब भी उनकी वैल्यू में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। सो दैट इज अ लीज होल्ड प्रॉपर्टीज। तो इसलिए भी जो है वो डेप्रिसिएशन को लगाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सीडेंट। द वैल्यू ऑफ सम एसेट्स में डिमिनिश ड्यू टू डिस्ट्रक्शन और डैमेज कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट। तो जैसे कि कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिनकी वैल्यू में क्या आ रही है, कमी आ रही है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई डैमेज हो जा रही है उसकी वजह से, तो भी मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसके ऊपर जो है वो क्या लगाई जाएगी, लगा डेप्रिसिएशन को मतलब लगाया जाएगा। नेक्स्ट है परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू। द मार्केट प्राइजेस ऑफ सम एसेट्स में डिक्रीज परमानेंटली। तो कुछ ऐसी एसेट्स हैं जिनके मार्केट प्राइस जो है वो डिक्रीज होते रहते हैं परमानेंटली। तो सच परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस इज ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन। सो ऐसा जो परमानेंट फॉल आता है मार्केट प्राइस में, उसको हम मतलब उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा ऐसी एसेट्स के लिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो परमानेंट फॉल आ रहा है इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ डेप्रिसिएशन ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है डिप्लीशन। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस। जो मिनरल्स होते हैं उनको माइंस से, ऑयल वेल्थ से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आफ्टर सम टाइम्स देयर डिपॉजिट्स आर फुली एग्जॉस्टेड, सो द वैल्यू ऑफ सच एसेट्स डिक्लाइन ग्रेजुअली। तो इनकी वैल्यू में भी क्या आती है, कमी आ जाती है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन को लगाया जाता है। ये रीजंस आपके पास बता दिए गए हैं यहाँ पे सारे के सारे। सो इस वजह से डेप्रिसिएशन को लगाया जाता है। नेक्स्ट है नीड और ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। सो क्या उद्देश्य है डेप्रिसिएशन को लगाने के, क्या नीड है हमारी। तो यहाँ पे लिखा गया है डेप्रिसिएशन इन बिजनेस इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट। जो बिजनेस में जो डेप्रिसिएशन लगाई जाती है वो फिक्स्ड एसेट पे लगाई जाती है। और ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला है असर्टेन ऑफ ट्रू नेट प्रॉफिट और लॉस। तो सही जो हमारा नेट प्रॉफिट है, सही जो नेट लॉस है, उसको असरटेन करने के लिए। डेप्रीशिएशन ऑन अ फिक्स्ड एसेट इज एन एक्सपेंस। जो जो डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड एसेट पे, जो डेप्रिसिएशन लगाई जाती है उसको क्या माना जाता है, एक्सपेंस माना जाता है, वो लॉस नहीं होती। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, जस्ट लाइक अदर बिजनेस एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। एज द अदर एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि और भी एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सही प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलरली डेप्रिसिएशन को भी डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इट विल शो मोर प्रॉफिट देन द एक्चुअल। तो जितना हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा वो शो करेगी। सो ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये लास्ट वाले चैप्टर में भी आपको काम आएगा कि डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाता है, वरना हमारा जो प्रॉफिट होगा वो एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करेगा। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। इफ एसेट्स इन अ बैलेंस शीट आर नॉट शोन एट देयर कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन वैल्यू। अगर हम बैलेंस शीट में एसेट्स को उनकी कॉस्ट में से लेस करके नहीं दिखाएंगे एसेट्स को, तो द वैल्यू होगी एसेट्स की, द वैल्यू ऑफ एसेट्स फिगर्ड इन द बैलेंस शीट विल बी मोर देन देयर ट्रू वैल्यूज। तो उनकी जो ट्रू वैल्यू से ज्यादा वैल्यू की शो हो जाएगी वो एसेट्स, मतलब एसेट्स को हमको कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद ही दिखाना पड़ेगा। एंड द बैलेंस शीट विल नॉट प्रेजेंट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। और जिससे अगर हमने कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को लेस नहीं किया, मतलब बिना डेप्रिसिएशन को लेस किए ही हमने एसेट्स को बैलेंस शीट में शो कर दिया,
तो हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो शो नहीं करेगी बैलेंस शीट, तो इसलिए भी डेप्रिसिएशन को लगाया जाता है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। ऑन चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, द फर्म्स एंड कंपनीज में गेट्स नेसेसरी अमाउंट टू रिप्लेस द ओल्ड एग्जॉस्टेड एसेट। देखिए, जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है एसेट्स के ऊपर, उतना ही अमाउंट क्या करती है कंपनी अपने पास जो है वो प्रोविजंस में रखती है बना करके। सो ये वाला टॉपिक आपको भी मतलब प्लस वन में नहीं लगाया गया है जो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन है इसमें। सो कंपनी क्या करेगी, जितने अमाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी उतना अमाउंट जो है अपने पास एज अ प्रोविजन रखेगी, और जिससे वो उस ओल्ड एग्जॉस्ट एसेट को रिप्लेस कर देगी नई एसेट के साथ। सो इफ प्रॉफिट इज असरटेन विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन, देखिए अगर प्रॉफिट को हम फाइंड आउट करते हैं बिना डेप्रिसिएशन को चार्ज किए, देन इन द ईयर ऑफ रिप्लेसमेंट, जो रिप्लेसमेंट का ईयर होगा, दे विल नीड द ह्यूज अमाउंट, तो हमको वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ जाएगी एसेट को रिप्लेस करने के लिए। सो आई होप आप बात समझ रहे हैं कि जितने अमाउंट से, सपोज करिए जैसे कि मैं हर साल 5,000 रुपए की डेप्रिसिएशन को लगा रहा हूं, तो मैं उतना अमाउंट जो है अपने पास एज अ प्रोविजन रखूंगा, और जब एसेट पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगी तो मैं जैसे कि मैंने 5 साल के लिए या 10 साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो हर साल मैं 5,000 रुपए अपने पास रखूंगा, और 10 साल के बाद 50,000 मेरे पास जो है वो आ जाएगा अमाउंट एज अ प्रोविजन जो मैंने बनाया था, और जो ओल्ड एग्जॉस्ट मशीन होगी उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा नई मशीन के साथ। पर अगर मैंने डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं किया है और उसके बिना ही प्रॉफिट को फाइंड आउट कर दिया है, तो रिप्लेसमेंट वाले ईयर में मुझे जो है वो एसेट को रिप्लेस करने के लिए ह्यूज अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। सो द रिक्वायर्ड मनी विल रिड्यूस द कैपिटल, जिससे मेरी कैपिटल कम हो जाएगी, एंड में इफेक्ट, जिससे मेरी जो बिजनेस की वर्किंग कैपिटल है उस पे एडवर्स जो है वो बुरा इफेक्ट पड़ेगा। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि एसेट को रिप्लेस करने के लिए भी जो है वो डेप्रिसिएशन को लगाया जाता है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। देखिए, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तो कैपिटल में से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने पर रिस्ट्रिक्शन, ये ऐसा पॉइंट है यहाँ पे लिखा गया, इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, अगर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करते हैं तो देन नेट प्रॉफिट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी मोर देन द एक्चुअल, तो जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आना चाहिए था उससे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट शो कर देगा। इफ इट इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, अगर उसका यूज हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं, देन इट मीन्स इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ कैपिटल, तो वो आउट ऑफ कैपिटल डिविडेंड माना जाएगा कि हमने कैपिटल से ही जो है वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो इट विल रिजल्ट्स इन ग्रेजुअल रिडक्शन इन कैपिटल, तो जिससे हमारी कैपिटल में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस में विल डिक्लाइन डे बाय डे, और जिससे हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, डे बाय डे डिक्लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है रिडक्शन इन इनकम टैक्स, इफ इनकम टैक्स इज पेड ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इफ इनकम टैक्स इज पेड, अगर क्या होता है कि जो इनकम टैक्स होता है वो पे किया जाता है प्रॉफिट पर बिना डेप्रिसिएशन को लगाए, सो इट विल मोर एंड कॉजेज लॉस टू बिजनेस, तो वो क्या होगा, वो एक्चुअल इनकम टैक्स से ज्यादा इनकम टैक्स हम पे करेंगे, क्योंकि उसमें से जो डेप्रिसिएशन लेस होनी चाहिए थी प्रॉफिट में से वो तो हुई नहीं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारा 50,000 का प्रॉफिट है और 10% का जो हमारा बनता है टैक्स, तो इस हिसाब से 5,000 रुपए टैक्स बनता है। पर अगर मैं 50,000 रुपए में से 5,000 की डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद 10,000 का, सॉरी 10% का टैक्स चार्ज करता हूं, तो कितना बनता है 4,500 का। तो यानी कि जो मेरा पहले टैक्स आया था वो 5,000 था, यानी कि मुझे 500 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ा। किस वजह से, क्योंकि मैंने पहले क्या लेस नहीं की थी, डेप्रिसिएशन। तो जो मतलब टैक्स आएगा वो ज्यादा होगा और जिससे बिजनेस को क्या होगी, लॉस होगी। सो डेप्रिसिएशन इज चार्ज जस्ट लाइक अदर एक्सपेंसेस बिफोर असरटेनिंग द नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने से पहले
हमको डेप्रिसिएशन को जो है वो अदर एक्सपेंसेस की तरह चार्ज करना पड़ेगा, मतलब उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना पड़ेगा, तो इसलिए भी जो है वो डेप्रिसिएशन को लगाया जाता है। नेक्स्ट है असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जनरली द नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उसके बेस पे नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट किया जाता है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। मतलब इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द अदर एक्सपेंसेस, जैसे कि अदर एक्सपेंसेस की तरह जो हमारे प्रोडक्शन अदर एक्सपेंसेस है प्रोडक्शन के, उसमें अगर डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी लेस देन द एक्चुअल कॉस्ट। जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी द लेस देन द एक्चुअल कॉस्ट। जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए थी उससे कम कॉस्ट की वो शो होगी, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया होगा। तो जिससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा शो होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए भी डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना जरूरी होता है, डेप्रिसिएशन को चार्ज करना जरूरी होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक एलिमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इन केस अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।